बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 जो किंग ऑफ कंपाउंड्स कहलाता है। आज उसकी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को हम पढ़ने जा रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है, ऑपरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड की यील्ड को इंक्रीज़ किया जाएगा, ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर कुछ रीजंस डिस्कस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज सल्फ्यूरिक एसिड के पढ़ेंगे और सबसे आखिर में सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस को स्टडी करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड को जिस तरीके से बनाया जाता है उस प्रोसेस को आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं जी। तो इसका मेन जो टावर है वो कॉन्टैक्ट टावर है, जिसके ज़रिए से सल्फ्यूरिक एसिड की यील्ड को इंक्रीज किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो यील्ड है वो असल में कॉन्टैक्ट टावर पर डिपेंड करती है, इसलिए ये प्रोसेस कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहलाता है। तो आज हम सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है जिसके ज़रिए से सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसके ज़रिए से इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाएगा, वो प्रोसेस इन स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है जी। जो पहला स्टेप है उस पहले स्टेप के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड बनती है जी, विच इज़ प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जो दूसरा स्टेप है उसके अंदर आपने सल्फर डाइऑक्साइड को प्योरीफाई करना पड़ता है। यानी पहले स्टेप में जो आपने सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर की, यकीनन उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होंगी जो कि वाटर सॉल्युबल होंगी, कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होंगी जो कि डस्ट पार्टिकल्स होंगे, और कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होंगी जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होंगी। इन तमाम इम्प्योरिटीज को रिमूव करना पड़ता है। तो इन तमाम इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो ऑपरेशन किए जाते हैं उसको प्योरिफिकेशन कहते हैं जी। तो ये दूसरा स्टेप प्योरिफिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होता है, यानी जो गैस पहले स्टेप के अंदर बनी है उसको प्योरीफाइड किया जाता है। तीसरा स्टेप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये कॉन्टैक्ट टावर के अंदर होता है, और उसी वजह से इस प्रोसेस को आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस कह रहे हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज द कैटालिटिक कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये वो स्टेप है जिस पर सल्फ्यूरिक एसिड की यील्ड डिपेंड करती है, और हम इसको बहुत एहतियात से पढ़ेंगे जी। और यहाँ पर हम फिर ली चार्टर प्रिंसिपल को इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड को बढ़ाया जाए, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की यील्ड का बराह रास्त ताल्लुक सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड से है। यानी इस स्टेप में अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसके नतीजे में बनने वाले सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर किसी वजह से सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होती है तो बनने वाले सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी भी कम होगी। तो यहाँ पर अब हमें केमिस्ट्री को अप्लाई करना है और ऑप्टिमम कंडीशन को अप्लाई करके हमें कैटालिटिक कन्वर्जन करनी है सल्फर डाइऑक्साइड की सल्फर ट्राइऑक्साइड में। जो चौथा स्टेप है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एब्जॉर्ब करवाया जाता है, जिसके नतीजे में ओलियम मिलता है। और जो पांचवा और फाइनल स्टेप है उसके अंदर ओलियम जो मिलेगा स्टेप 4 से, उसके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करवाया जाता है, जिसके नतीजे में आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है जी। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए, वो 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है। ये पांचों स्टेप्स आपके सामने हैं। जो पहला स्टेप है इट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को इस स्टेप में प्रिपेयर किया जाता है। जो दूसरा स्टेप है वो प्रिपेयर्ड सल्फर डाइऑक्साइड को प्योरीफाई किया जाता है। सेवरल ऑपरेशन करवाए जाते हैं जिसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड प्योरीफाई होती है। इस प्योरीफाइड सल्फर डाइऑक्साइड की फिर कैटालिटिक कन्वर्जन की जाती है ऑप्टिमम कंडीशंस का ख्याल रखते हुए, और इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्प्शन टावर में भेजा जाता है, और यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को, जब ये कहें कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करवाया जाता है, जिसके नतीजे में आपको ओलियम मिलती है। और इस ओलियम के अंदर फिर कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया जाता है, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करवाया जाता है, जिसके नतीजे में आपको कॉन्सेंट्रेटेड
सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है जी। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के तरीके थे। अब हम स्टेप 1 पे जा रहे हैं जी, और स्टेप 1 है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस स्टेप के अंदर हम सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं। ये पहला तरीका आपके सामने है जी, और वो ये है जी कि सल्फर लिया जाए और इस सल्फर को एयर के अंदर जलाया जाए। यानी अगर सल्फर को एयर के अंदर बर्न करेंगे तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे ये सल्फर बर्न होगा और उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। और जो दूसरा तरीका है वो तरीका ये है जी कि आयरन पायराइड्स ये ओर होते हैं और इस ओर को एयर के अंदर जलाया जाए तो इसके नतीजे में भी आपको क्या मिलता है जी, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है जी। तो ये दोनों की इक्वेशन आपके सामने है। ये तो आपको बहुत ही सिंपल इक्वेशन है कि सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया, यानी सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी एयर के साथ इसको बर्न किया। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसने सल्फर के साथ रिएक्ट किया, जिसके नतीजे में ये जो सल्फर थी ये ऑक्सीडाइज हो गई और सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। जो दूसरा तरीका है वो तरीका ये है जी कि आप सल्फर को ना लें, सल्फर आपको परचेज करना पड़ेगी, तो आप सल्फर को ना परचेज करें बल्कि आप क्या एक और को परचेज कर लें जो कि आयरन सल्फाइड है। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि इस आयरन सल्फाइड के अंदर यानी जो आयरन प्राइड है इसके अंदर सल्फर की क्वांटिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर आयरन की क्वांटिटी मैक्सिमम होगी तो फिर इसको आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर आप सल्फर की क्वांटिटी मैक्सिमम होगी तो फिर इसको सल्फर की यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जी। तो ये जो आयरन पायराइड है इसको आपने एयर के साथ बर्न किया और एयर में ऑक्सीजन ने इसको क्या किया जी, इस सल्फर को ऑक्सीडाइज किया और ये जो आयरन था ये आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और ये जो इसमें जो आयरन प्राइड के अंदर जो सल्फर थी वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो ये दोनों तरीके हैं, इन दोनों तरीके से आप सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका था वो आपने डायरेक्ट सल्फर को लिया और सल्फर को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया, जिसके नतीजे में आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिली। ये दूसरा तरीका था जी कि आपने आयरन पायराइड को लिया और आयरन पायराइड और है जिसके अंदर सल्फर मौजूद है, इसको एयर की प्रेजेंस में बर्न किया तो ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीडाइज हुई और सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो जब आपने सल्फर डाइऑक्साइड बना ली तो अब आपने क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड को प्योरीफाई करना है और प्योरीफाई करने की मुख्तलिफ स्टेप है, इसको जरा विजुलाइज कीजिएगा। तो ये जो इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड है इसके साथ जो पहला काम करेंगे वो तो डस्ट फिल्ट्रेशन करवाएंगे। इसकी डस्ट फिल्ट्रेशन कराने का मतलब ये है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो फाइनली पार्टिकल हैं जो एयर की मदद से सेपरेट हो सकते हैं जी, उनको सेपरेट किया जाएगा। तो पहला जो प्रोसेस है वो डस्ट फिल्ट्रेशन है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस में से डस्ट पार्टिकल को अलहदा किया जाएगा। जो दूसरा स्टेप है वो ये है जी कि इसको वॉश किया जाएगा और वॉश करने के बाद जो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज इस गैस के अंदर मौजूद है जी उसको रिमूव किया जाएगा। जब ये वॉश करेंगे तो इसका मतलब ये है जी कि आपकी जो गैस है वो वेट हो जाएगी। इसको आप इसके अंदर से वाटर यानी मॉइस्चर को हटाना होगा, तो इसके लिए इसकी ड्राइंग करेंगे और ड्राइंग के बाद आपको प्योरीफाइड सल्फर डाइऑक्साइड हासिल हो जाएगी। यानी ये 3 ऑपरेशन आपने करवाने हैं जिसके नतीजे में इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड प्योर सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जो पहला ऑपरेशन है उसको डस्ट फिल्ट्रेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर डस्ट रिमूव करवाई जाती है, यानी फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स रिमूव करवाए जाते हैं। उसके बाद इसको वाटर को स्प्रे किया जाता है और वाटर को स्प्रे करके इसकी वॉशिंग करवाई जाती है कि अगर इस गैस के अंदर कुछ वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हो तो वो रिमूव हो जाए। वॉशिंग के बाद ये गैस वेट हो जाती है तो इसके अंदर से मॉइस्चर को रिमूव करना पड़ता है। तो ये जो तीसरा ऑपरेशन है उसको ड्राइंग कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की मदद से इसको ड्राई करवाया जाता है, यानी वाटर कंटेंट्स को इसमें से रिमूव किया जाता है। तो इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड प्योर सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो ऑपरेशन है यानी ये स्टेप 2 है इसको प्योरिफिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। अभी इस ऑपरेशन को आप डिटेल में पढ़ेंगे जी। तो इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ एयर के करंट को भेजा गया जी, और जब इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड में एयर के करंट को भेजा जाएगा तो इसके नतीजे में क्या होगा जी कि जो फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं,
या जो इम्प्योरिटीज है जी, जो कि सॉलिड इम्प्योरिटीज है, वो रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे ये लिखा है जी कि जब इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड को एयर के साथ ट्रीट किया गया, यानी इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड में से जब एयर को पास किया गया, तो एयर को पास करने से क्या हुआ जी कि डस्ट और फाइन पार्टिकल्स ये क्या हो गए जी, रिमूव हो गए। उसके बाद क्या करेंगे आप, इस गैस को जिसके अंदर से अब फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स रिमूव हो चुके हैं, डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो चुके हैं, उसको दूसरे चैम्बर के अंदर या दूसरे टावर के अंदर भेज देंगे। इस टावर के अंदर इस गैस में वाटर को स्प्रे करेंगे, वाटर को ऊपर से स्प्रे करवाया जाएगा, और इसके नतीजे में क्या होगा कि जो वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं वो वाटर के साथ क्या हो जाएंगी, सॉल्युबल हो जाएंगी, और वो नीचे बैठ जाएंगी। और ये याद रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगी, हाँ, लेकिन अपने अंदर मॉइस्चर को जरूर एब्जॉर्ब करेगी और वेट हो जाएगी, लेकिन इसके नतीजे में जो वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं वो इस गैस के अंदर से रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपने क्या करना पड़ेगा, ये जो आपकी मॉइस्चर गैस है जिसके अंदर वाटर पार्टिकल्स मौजूद हैं, इस गैस को नेक्स्ट टावर के अंदर भेजेंगे जहां कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को स्प्रे करवाया जाएगा। और आप ये जानते हैं जी, अगर नहीं जानते तो आज आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा जी, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है और मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है जी। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है जी, जो इसके वेपर्स होंगे जी, वो क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसके नतीजे में मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपको ड्राई प्योरिफाइड सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगी। यानी इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड से आपने स्टार्ट किया, पहले आपने इसकी डस्ट फिल्ट्रेशन करवाई, फिर आपने इसकी वॉशिंग करवाई, उसके बाद फिर आपने इसकी ड्राइंग करवाई, और इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड ड्राई और प्योरिफाइड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब सबसे अहम बात यह है जी कि हम इस प्योरिफिकेशन को क्यों पढ़ रहे हैं और इस प्योरिफिकेशन पर इतना फोकस क्यों है कि हमने सल्फर डाइऑक्साइड को प्योरीफाई करवाया और इतने सारे ऑपरेशन करे उसकी प्योरिफिकेशन के लिए। ये यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है जी कि वाई प्योरिफिकेशन ऑफ गैसेस आर एसेंशियल, यानी ये जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, और बिल्कुल इसी तरह अभी जो इसके बाद स्टेप होना है, और सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन आपने किससे करवाना है, ऑक्सीजन से करवाना है जी। क्योंकि आपने जब सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो गैसेस लिखा हुआ है उस गैसेस का मतलब यह है जी कि जिस तरह आपने सल्फर डाइऑक्साइड को प्योरीफाई करवाया है, बिल्कुल उसी तरह आपने ऑक्सीजन को भी प्योरीफाई करवाना पड़ेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी प्योरीफाइड होगी, ऑक्सीजन भी प्योरीफाइड होगी। तो ये जो प्योरिफिकेशन है गैसेस की, सल्फर डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की, वो जरूरी क्यों है, वो एसेंशियल क्यों है, इसका जवाब अब आपके सामने है जी। और उसकी वजह यह है जी कि आप जो इसके बाद ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जो कि कॉन्टैक्ट टावर के अंदर होगा, उस कॉन्टैक्ट टावर के अंदर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड मौजूद है और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट है, और इस कैटलिस्ट ये इंतहाई एक्सपेंसिव है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है उसका दारोमदार भी इस कैटलिस्ट पर है जी। तो इस कैटलिस्ट को पॉइजनिंग से बचाने के लिए, क्योंकि इम्प्योरिटीज इस कैटलिस्ट के साथ इस कैटलिस्ट को पॉइजन कर सकती हैं, ये जानते हैं जी कि कैटलिस्ट के अंदर इंट्रेसेस होती हैं, और इंट्रेसेस ये आपकी इनको एक्टिव किया जाता है ताकि सल्फर ट्राइऑक्साइड को ये अपने अंदर कलेक्ट कर सकें और अपना वर्क कर सकें जी। तो इन इंट्रेसेस को प्योरीफाइड रखने के लिए, इस कैटलिस्ट को एक्टिवेट रखने के लिए, इस कैटलिस्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग करवाने के लिए जरूरी है जी कि ये जो दो गैसेज हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड है और ये ऑक्सीजन है, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, हर किस्म की इम्प्योरिटी से ये पाक हो, ताकि आपका कैटलिस्ट किसी भी तौर पर पॉइजन ना हो सके। क्योंकि अगर कैटलिस्ट पॉइजन हो जाएगा तो इससे बराह रास्त सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड पे फर्क पड़ेगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड पे फर्क पड़ने का मतलब यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड की यील्ड पे फर्क पड़ेगा। इसलिए स्टेप 2 को इतना फोकस किया गया है, यानी इसीलिए यही वजह है जिसकी वजह से प्योरिफिकेशन गैसेस की जरूरी है। अब हम स्टेप 3 पे बात करने जा रहे हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, और इस स्टेप के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होती है जी। तो ये रिएक्शन आपके सामने है जी कि सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से करवाना है, और इसके नतीजे में आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगी। तो यहाँ पे अभी हम बात कर चुके हैं जी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर है और ऑक्सीजन भी प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर है। अब
किस तरीके से सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड को इंक्रीज किया जाए, तो इस रिएक्शन को स्टडी करना पड़ेगा। तो पहली बात तो यह है जी कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, और दूसरी बात यह है जी कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर है, अगर हम इसको स्टडी करें, क्योंकि इस पे हमें ली चार्टर प्रिंसिपल लगाना है जी, और क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है इसका मतलब है इस पे ली चार्टर प्रिंसिपल लगा सकते हैं, और ली चार्टियर प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम इस बात का फैसला करेंगे जी कि किस तरीके से सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड को मैक्सिमाइज किया जाए, किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड की यील्ड को बढ़ाया जाए। तो हमने क्या देखा जी कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, और रिएक्शन रिवर्सिबल होने की वजह से इस पर ली चार्टियर प्रिंसिपल लग सकता है। तो हमें इस रिएक्शन की थर्मोकेमिस्ट्री को देखना पड़ेगा और इस रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री को देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर ली चार्टियर प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, और उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि इंडस्ट्री के अंदर जो ऑप्टिमम कंडीशन है वो क्या है जी। तो थर्मोकेमिस्ट्री ये बता रही है जी कि -45 किलो कैलोरी पर मोल है, इसका मतलब है रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर है जी। और अगर आप इस रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री की बात करें जी, तो 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी रिएक्टेंट साइड पर 3 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ 2 मोल्स हैं। इसका मतलब है रिएक्शन इज प्रोसीडिंग विद डिक्रीज इन वॉल्यूम, यानी जब रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो हमने इस केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया, और इस केमिकल रिएक्शन से हमें 3 चीजें पता लगी जी कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, और रिएक्शन रिवर्सिबल होने का मतलब ये है जी कि आप इसकी पोजीशन को ऑल्टर कर सकते हैं, यानी इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी प्रोसीड करवा सकते हैं, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी प्रोसीड करवा सकते हैं, और किसी तरीके से बैकवर्ड रिएक्शन को स्लो भी कर सकते हैं ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करने का मतलब यह है जी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड में कमी वाक़ई होगी, और आप किसी भी तरीके पे ये नहीं चाहेंगे जी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड में कमी वाक़ई हो, इसलिए इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर है जी, इसका मतलब ये है कि जब ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। और तीसरी बात आपने ये पढ़ी कि जब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो ज्यादा वॉल्यूम है रिएक्टेंट का जो कि कम वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी रिएक्शन इज प्रोसीडिंग विद डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो अगर आप इस पे ली चार्टियर प्रिंसिपल को अप्लाई करें जी, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका मतलब है ली चार्टियर प्रिंसिपल इस्तेमाल हो सकता है जी। और आपने ली चार्टर प्रिंसिपल को इस तरह से अप्लाई करना है जी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर रहे, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड ना हो। तो पहला काम तो ये करवाया जाता है जी कि सल्फर यानी जो ऑक्सीजन है इसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है, और ऑक्सीजन की एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर इस रिएक्शन को करवाया जाता है जी। तो ये जो इंडस्ट्री है यानी सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्लांट लगता है ये उसी जगह पे लगता है जहां पर एयर के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो। देखिए कि जितने भी आपके ये जो प्लांट्स होते हैं जी, या जितनी भी आपकी इंडस्ट्री होती हैं, वो किससे बाहर होती हैं? वो आपकी रिहायशी इलाकों से बाहर होती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि ऑक्सीजन के जो कंज्यूमर है वो क्या है जी? वो एनिमल्स हैं, और ऑक्सीजन कंज्यूमर क्या है? वो ह्यूमन है जी। तो जितनी थिकली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के कंज्यूमर ज्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो सेंड करते हैं वो कौन सेंड करते हैं? वो भी ह्यूमन और एनिमल सेंड करते हैं जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका मतलब है उस एयर के अंदर ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी। तो इंडस्ट्री को गुंजान इलाके में नहीं लगा, ऐसे इलाके में लगाया जाता है जहाँ पे आबादी कम हो और जहां पर प्लांट्स ज्यादा हों जी, क्योंकि प्लांट्स आपके ऑक्सीजन के प्रोड्यूसर हैं जी। तो ये तो इस बात का तो ख्याल इंडस्ट्री को लगाते वक्त रखते हैं जी कि वो थिनली पॉपुलेटेड एरिया हो, यानी वहाँ पे आबादी कम हो। तो जब आबादी कम होगी तो एयर की फ्रेश होगी और एयर के अंदर ऑक्सीजन के कंटेंट ज्यादा होंगे। तो ये तो इस तरह से आप जो एयर सेंड करते हैं वो एयर के अंदर ऑक्सीजन के कंटेंट ज्यादा होते हैं। और दूसरा तरीका ये है जी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसे ही बनती है उसको ट्रैप किया जाता है ताकि वो दोबारा ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट ना हो। तो बैकवर्ड रिएक्शन को रोकने का एक तरीका तो यह है कि सल्फर डाइऑक्साइड जैसी बनती है इसको कैटलिस्ट अपने अंदर ट्रैप करता है। ये पहला तरीका है बैकवर्ड रिएक्शन को रोकने का। और रिएक्शन को फॉरवर्ड रखने का जो दूसरा तरीका है वो तरीका यह है जी कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी को मैक्सिमाइज किया जाता है। तो एयर के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है जो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखने में मदद देती है। तो ये वो तरीका है जी कि बैकवर्ड रिएक्शन को अवॉइड किया जाता है और फॉरवर्ड रिएक्शन को इनहेंस किया जाता है।
रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक ये बताता है जी कि रिएक्शन को अगर लो टेम्परेचर पे करवाया जाएगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर रहेगा जी। तो देखिए लो टेम्परेचर हम इसको रूम टेम्परेचर पे तो नहीं करवा सकते, क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि जो केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन की जो काइनेटिक्स होती है, जो उसकी वेलोसिटी होती है, जो उसकी रफ्तार होती है, या जिसको आप रेट ऑफ द रिएक्शन कहती हैं, तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी इनहैंस रहना जरूरी है। तो लो टेम्परेचर का मतलब हर किस रूम टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को करवाएंगे तो इस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और रिएक्शन का रेट स्लो होने से प्रोडक्शन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और देखिए अगर प्रोडक्शन टाइम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब यह है कि तमाम कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जो इंडस्ट्री के अंदर जाहिर तो हमें ये लग रहा है जी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर है, तो इसका मतलब है लो टेम्परेचर पे करवाया जाए। लो टेम्परेचर जो आसानी से ऑब्टेन हो सकता है वो क्या है जी, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन को करवाया जाए। लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को करवाएंगे तो ये इकोनॉमिकली या इंडस्ट्रियली फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि इससे रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा और आप टाइम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड की ज्यादा अमाउंट भी चाहिए और कम से कम वक्त में भी चाहिए। तो कम से कम वक्त में चाहने के लिए आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। टेम्परेचर हम बहुत तो नहीं बढ़ाते, इंडस्ट्री के अंदर जो हाई टेम्परेचर है वो तो 2000 और 3000 कंसीडर होता है जी। तो और जो लो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर कंसीडर होता है। तो हम बिल्कुल लो भी नहीं रखते और बिल्कुल हाई भी नहीं रखते, बल्कि एक मॉडरेट टेम्परेचर रखते हैं जो कि 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तो इंडस्ट्री के हिसाब से ये लो टेम्परेचर भी कंसीडर होता है, और इस टेम्परेचर पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी यील्ड भी ऑप्टिमाइज होती है, यानी कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड में मिलता है जी। तो थर्मोकेमिस्ट्री को अप्लाई करने के लिए आपको रिएक्शन की काइनेटिक्स को भी देखना पड़ता है। ये तीसरी चीज है, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन इज प्रोसीडिंग विद डिक्रीज इन वॉल्यूम। इसका मतलब ये है जी कि ली चार्टर प्रिंसिपल ये कहता है जी कि अगर इस रिएक्शन को हाई प्रेशर पे करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में ये रिएक्शन फास्ट होगा जी। तो हम जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, अभी आप देखिएगा ऑप्टिमम कंडीशन में जी, तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं है जी। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर, देखिए प्रेशर जब आप हाई अप्लाई करेंगे तो इसके लिए भी आपको मैकेनिकल अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी, और मैकेनिकल अरेंजमेंट जब आप करेंगे तो उस पर भी आपकी कॉस्ट आएगी जी। तो उस कॉस्ट को रिड्यूस रखने के लिए इस प्रेशर, अगर जरूरत नहीं हो, यानी अगर गैस अनरिएक्टिव है तब तो आपको हाई प्रेशर देना पड़ेगा उन गैस का रिएक्शन करवाने के लिए। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिव है, इसलिए इसको करवाने के लिए आप इतना हाई प्रेशर नहीं देते, और 2 फोल्ड से कम यानी 2 टाइम से कम ही प्रेशर देते हैं। 760 टॉर या 1 एटमॉस्फेयर ये तो आपका ऑर्डिनरी प्रेशर है जी। 2 फोल्ड का मतलब है 2 एटमॉस्फेयर, तो जो प्रेशर रखा जाता है वो 2 एटमॉस्फेयर से कम ही रखा जाता है। तो ऑर्डिनरी प्रेशर से तो हाई है, लेकिन ये प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं है जी। तो देखिए ली चैटलर प्रिंसिपल को हम अप्लाई तो करते हैं जी, लेकिन उस अप्लाई को करने के साथ साथ हमें अपनी एक्चुअल कंडीशंस का भी ख्याल रखना पड़ता है और रिएक्शन की इकोनॉमी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ली चैटलर प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं, सिर्फ वहां अप्लाई करते हैं जहां पे हमारा फायदा हो, और जहां हमें नुकसान होता है तो वहां हम ली चैटलर प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करते। यानी ली चैटलर प्रिंसिपल को कहीं अप्लाई किया जाता है, यानी कुछ पॉइंट्स तो इसकी कंसिडर किए जाते हैं, तमाम के तमाम पॉइंट्स कंसिडर नहीं किए जाते, क्योंकि हमें अपने रिएक्शन में इकोनॉमी को देखना होता है और रिएक्शन को इकोनॉमिकली फीजिबल बनाना होता है जी। तो अब हम ऑप्टिमम कंडीशन पढ़ने जाएंगे, तो ये ऑप्टिमम कंडीशन है। तो ली चैटलर प्रिंसिपल को हमने अप्लाई किया और डिस्कस किया जी कि ली चैटलर प्रिंसिपल हमें क्या कहता है और हमारे लिए क्या फीजिबल है जी। तो ये ऑप्टिमम कंडीशन है, ये वो असल कंडीशन है जो इस रिएक्शन के लिए की जाती है, जो इस रिएक्शन को, जो सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इंडस्ट्री के अंदर अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो यही कंडीशन रखी जाएंगी। जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये लो नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से ये लो टेम्परेचर ही माना जाता है, क्योंकि हाई जो टेम्परेचर है वो अबव 2000 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, जो मेटलर्जिकल ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल होता है, आयरन की एक्सट्रैक्शन के अंदर ये टेम्परेचर इस्तेमाल होता है। तो ये टेम्परेचर लो ही है, 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर सल्फ्यूरिक एसिड की यील्ड मैक्सिमाइज रहती है। जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो 1.5 टू 1.7 एटमॉस्फेयर है,
तो जो ऑर्डिनरी प्रेशर होता है जो सी लेवल पे होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो इसमें 0.5 टाइम्स या 0.7 टाइम्स इसको इनहेंस किया गया है जी। तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन जो सी लेवल पे जो प्रेशर है उससे तो हाई है, तो 1.5 टू 1.7 ये रेंज है, इसमें प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी कि जो कैटलिस्ट है उसको इस्तेमाल किया जाता है। जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो वैनेडियम पेंटॉक्साइड होता है, जो इस रिएक्शन के रेट को इनहेंस करता है और कम से कम वक्त में सल्फ्यूरिक एसिड की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी आपको मिलती है। सल्फ्यूरिक एसिड तो बाद में मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी मिलती है। तो ये जो कैटलिस्ट है इसके अंदर इंट्रेसिस होते हैं और इंट्रेसिस के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड ट्रैप होती है, जिसकी वजह से बैकवर्ड रिएक्शन सीज होता है। तो ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी कि सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन अगर सल्फ ऑक्सीजन से करवाया जाएगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा, तो इसके नतीजे में आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगी। लेकिन ये कंडीशन है, इन कंडीशन पे ये रिएक्शन होगा। तो देखिए इम्तिहान में अगर ये सवाल आता है जी तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्टिमम कंडीशंस ही है। तो देखिए आप कहीं और एरो पे लिखे ना लिखें, लेकिन यहाँ पर जब सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो इन ऑप्टिमम कंडीशन का लिखना भी जरूरी है और इन ऑप्टिमम कंडीशन का दुरुस्त लिखना भी जरूरी है। तो वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, टेम्परेचर 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखा जा रहा है और प्रेशर को 1.5 से 1.7 एटमॉस्फेयर के दरमियान वेरी किया जा रहा है। उस नतीजे में सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड मैक्सिमाइज रहेगी, जिसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड की यील्ड डिपेंड कर रही है। तो हम इस प्रोसेस को पढ़ने जा रहे हैं जी। स्टेप 3 है जी कैटालिटिक कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड को आपने प्यूरिफाई किया था, इसको कॉन्टैक्ट टावर के अंदर पास किया जाता है। यहाँ पर कैटलिस्ट मौजूद होता है वैनेडियम पेंटॉक्साइड। टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर को मेंटेन करते हैं 1.5 टू 1.7 एटमॉस्फेयर। और इस टावर के अंदर, जिसको आप कॉन्टैक्ट टावर कह रहे हैं, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन एक बार फिर आपके सामने आया है, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड एज अ कैटलिस्ट in a temperature range of 450 to 500 degree centigrade at pressure of 1.5 to 1.7 atmosphere. Sulfur dioxide is catalytically converted into sulfur trioxide, यानी सल्फर डाइऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में सल्फर ट्राइऑक्साइड की के अंदर कन्वर्ट हो गई। ये स्टेप 4 अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस स्टेप के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एब्जॉर्ब करवाया जाता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर भेजा जाता है, जहां से सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे किया जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब करवाने की जो वजह है वो ये है जी कि फॉग फॉर्मेशन से बचाना है। फॉग धुंध को कहते हैं, और अगर धुंध प्रोड्यूस होगी तो जो टावर है, एब्जॉर्प्शन टावर है, उसका जो विजन है वो ब्लर हो जाएगा। एक वजह ये है जी। दूसरा वजह ये है जी कि वाटर के साथ जो रिएक्शन होगा उससे हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इन दोनों कॉजेस से बचने के लिए जो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, इस गैस में ऊपर की जानिब से सल्फ्यूरिक एसिड को स्प्रे करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड अपने अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड की एक्सेसिव अमाउंट को एब्जॉर्ब करती है, जिसके नतीजे में ये सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एब्जॉर्ब करवाया और उसके नतीजे में सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम के अंदर कन्वर्ट हो गया जी। तो ओलियम आपको मिलता है जी। तो ये चौथा स्टेप होता है। उसके बाद इस ओलियम को आप क्या करते हैं जी, ये भेज देते हैं एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर, यानी दूसरे एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर भेज देते हैं। और यहाँ पर इस ओलियम के अंदर वाटर को स्प्रे किया जाता है और इस वाटर को स्प्रे करने के नतीजे में जो ओलियम है वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये इक्वेशन अब आपके सामने है जी। तो ओलियम के अंदर जब आपने वाटर को स्प्रे करवाई, ओलियम के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड की एक्सेसिव अमाउंट मौजूद है जी। जब आप वाटर का स्प्रे कराएंगे तो स्टेचोमेट्रिकली स्प्रे करवाया जाता है और उसके नतीजे में आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है जी। तो ये तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी किया। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग को फ्लो चार्ट के जरिए से स्टडी करेंगे जी। तो ये फ्लो चार्ट सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग का आपके सामने है जी। तो ये जो पहला स्टेप है जी, उसके अंदर क्या करा जाता है वो है जी
प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इस पहले स्टेप के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है। तो इस प्राइड बर्नर के अंदर ये प्रोसेस होता है। यहाँ क्या किया जाता है, सल्फर को लेते हैं या फिर आप आयरन प्राइड को लेते हैं और एयर को इसके अंदर सेंड किया जाता है। यहाँ सल्फर या आयरन प्राइड को एयर में मौजूद ऑक्सीजन से बर्न किया जाता है और उसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड आपको हासिल होती है। उस सल्फर डाइऑक्साइड को आप कहाँ भेजते हैं जी, उसके साथ आपने फिर क्या करना होता है जी, उसकी प्यूरिफिकेशन करनी पड़ती है और प्यूरिफिकेशन मल्टीपल स्टेप के अंदर होती है। तो सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड को डस्ट फिल्ट्रेशन टावर के अंदर भेजा जाता है, यहाँ एयर को पास किया जाता है और एयर को पास करने के नतीजे में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और प्योरिफाइड सल्फर डाइऑक्साइड को फिर दूसरे टावर के अंदर भेजा जाता है। ये टावर वॉशिंग टावर कहलाता है। यहाँ जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसके ऊपर से वाटर को स्प्रे किया जाता है। जब वाटर को स्प्रे करते हैं तो वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटीज ये पानी के साथ सॉल्युबल होकर ये नीचे बैठ जाती हैं और ये जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड ये मॉइस्ट हो जाती है। इस मॉइस्ट गैस को फिर तीसरे टावर के अंदर भेजा जाता है और इस टावर को आप ड्राइंग टावर कहते हैं और यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे इस सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर किया जाता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये सल्फर डाइऑक्साइड में मौजूद मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे आपको यानी इस ड्राइंग टावर के अंदर आपको प्योरिफाइड सल्फर डाइऑक्साइड और ड्राइड सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है। यहाँ मैंने पीछे लेक्चर के अंदर ये भी तस्करा किया जी कि ये प्यूरिफिकेशन सल्फर डाइऑक्साइड की जरूरी क्यों है जी, क्योंकि अगला जो चैम्बर है वो आपका कॉन्टैक्ट टावर है और इस कॉन्टैक्ट टावर के अंदर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड मौजूद है और इस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की पॉइजनिंग आपने अवॉइड करनी है क्योंकि आपका इंतहाई एक्सपेंसिव है, आपका इंतहाई कीमती है। तो इसको पॉइजनिंग से बचाने के लिए यानी इसको इम्प्योरिटीज से बचाने के लिए आपने सल्फर डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई किया है और जिस तरह सल्फर डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई किया गया है बिल्कुल उसी तरह ऑक्सीजन को भी प्यूरिफाई किया जाता है। तो प्यूरिफाइड सल्फर डाइऑक्साइड को आप कॉन्टैक्ट टावर के अंदर भेज देते हैं। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को आपने सेंड किया और ऊपर से ऑक्सीजन को इसके अंदर सेंड किया जाता है। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड को मैक्सिमम रखने के लिए आपने टेम्परेचर को 400 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करना पड़ता है। जो प्रेशर मेंटेन किया जाता है वो 1.5 टू 1.7 एटमॉस्फेयर मेंटेन किया जाता है और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में या सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको जो डॉटेड लाइंस डॉटेड जो आपको पॉइंट्स दिखाए गए हैं ये असल में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की निशानदेही है। तो कैटलिस्ट के जो बीड्स हैं वो इस कॉन्टैक्ट टावर के अंदर मौजूद होते हैं जी, जहां पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनने के बाद एब्जॉर्ब होती है। अब यहाँ पर जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी उस सल्फर ट्राइऑक्साइड को फिर अगले टावर के अंदर भेजा जाता है और इसको एब्जॉर्प्शन टावर कहते हैं और इस एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे करवाया जाता है। इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब होगी उसके नतीजे में आपको ओलियम मिलेगा। तो वाटर को यहाँ पे अवॉइड करते हैं, इसलिए अवॉइड करते हैं कि वाटर के स्प्रे से टेम्परेचर बढ़ने की चांसेस हैं और दूसरा जो मेन चांसेस है वो फॉग फॉर्मेशन की चांसेस हैं। तो फॉग फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए यानी धुंध को अवॉइड करने के लिए आप सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे करते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड ओलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये ओलियम को दूसरे एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर भेजा जाता है और यहाँ ओलियम के अंदर वाटर का स्प्रे करवाया जाता है जिसके नतीजे में आपको कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होता है जी। तो सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से मैन्युफैक्चर होता है, किस तरह से इंडस्ट्री के अंदर बनाया जाता है, कौन कौन से स्टेप में बनता है, वो तमाम स्टेप आपने सीखे। अब हम इसको समराइज करने जाएंगे जी एक बार फिर। सबसे पहला जो स्टेप है वो प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है। इस स्टेप के अंदर आप सल्फर डाइऑक्साइड को बनाते हैं जी। तो सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद किया जाता है जिसके नतीजे में आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। जो दूसरा स्टेप है उसके अंदर आप सल्फर डाइऑक्साइड की प्यूरिफिकेशन करवाते हैं और प्यूरिफिकेशन करवाने के लिए सबसे पहले आप इसको डस्ट फिल्ट्रेशन करवाई जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड की डस्ट फिल्ट्रेशन के बाद वॉशिंग करवाई जाती है और वॉशिंग के बाद फिर इसकी ड्राइंग करवाई जाती है जिसके नतीजे में आपको प्योरिफाइड सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है। ये प्योरिफाइड सल्फर डाइऑक्साइड को आप कॉन्टैक्ट टावर के अंदर भेज देते हैं
जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको ऑप्टिमाइज किया जाता है जी, और सल्फर डाइऑक्साइड के यील्ड को बढ़ाया जाता है। वैनेडियम पेंटॉक्साइड एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। टेम्परेचर 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखा जाता है। प्रेशर 1.5 टू 1.7 एटमॉस्फेयर मेंटेन रखते हैं, जिसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्वांटिटी मैक्सिमाइज रहती है। जो चौथा स्टेप है उसके अंदर बनने वाली सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एब्जॉर्ब करवाया जाता है, जिसके नतीजे में आपको ओलियम मिलती है। और जो पांचवा और आखिरी स्टेप है उसके अंदर ओलियम के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करवाया जाता है, जिसके नतीजे में आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। तो ये हमने सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का तरीका सीखा और सल्फ्यूरिक एसिड को हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए आज प्रिपेयर किया। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड की केमिस्ट्री को डिस्कस करने जाएंगे जी, यानी सल्फ्यूरिक एसिड किस किस तरह से केमिकल रिएक्शंस देता है जी, और किस किस्म की केमिकल रिएक्शन देता है, आइए इसको देखते हैं। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी सल्फ्यूरिक एसिड की आपके सामने है और लिखा हुआ है जी एक्ट एज एन एसिड। तो एसिड के तौर पर ये इस्तेमाल होता है जी, तो इसके सल्फ्यूरिक एसिड है ये एसिड जी। तो ये कैसा एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये H पॉजिटिव आयन एक्वस मीडियम के अंदर देता है जी। और दूसरी खास बात ये है कि ये डाइप्रोटिक एसिड है, क्योंकि ये दो प्रोटॉन्स या दो हाइड्रोनियम आयंस एक्वस मीडियम के अंदर डोनेट करता है जी। तो सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस मीडियम के अंदर अगर सोल्यूशन बनाया जाए और ये अगर पार्शियली आयोनाइज हो तो ये एक हाइड्रोनियम आयन देगा, और अगर ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाए तो फिर ये दो हाइड्रोनियम आयन देगा, यानी दो हाइड्रेटेड प्रोटॉन्स देगा। तो एक मोल क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मोल्स प्रोटॉन के दे रहा है, या आप ये कहें जी कि एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस मीडियम में 2 हाइड्रोनियम आयंस दे रहा है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड डाइप्रोटिक एसिड है। लिखा हुआ है कि ये क्योंकि एसिड है तो ये न्यूट्रलाइज करेगा बेस को जी। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन अगर आप बेस से करवाएंगे जी तो इसके नतीजे में आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा। ये सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड ये आपका डाइप्रोटिक एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से बेस के 2 मोल्स इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 2 हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये दोनों इस बात का सबूत है जी कि सल्फ्यूरिक एसिड डाइप्रोटिक एसिड है, या ये इक्वेशन भी इस बात का सबूत है जी कि सल्फ्यूरिक एसिड डाइप्रोटिक एसिड है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है जी। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ये दूसरी स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करता है बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से जो दूसरी स्पीशीज हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो ये सिंपल ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है जी। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ, यानी जिंक मेटल का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाएगा, और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है जी, तो उसके नतीजे में आपको जिंक सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड ने जो जिंक मेटालिक फॉर्म में, तो जिंक की ऑक्सीडेशन 0 है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई। इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड ने जिंक को ऑक्सीडाइज किया, तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है जी। सल्फ्यूरिक एसिड की जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटीज हैं वो वेरी करती हैं, और ये जो वेरिएबल ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है इसका ताल्लुक उस मेटल से भी है जी कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर मौजूद है या नीचे मौजूद है, और ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी का ताल्लुक सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन से भी होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अब ये कुछ इक्वेशंस आपके सामने आएंगी, इनको जरा ध्यान से देखिएगा। यहां लिखा हुआ है जी कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज करेगा मेटल्स को जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर मौजूद है। ऊपर मौजूद होने का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन से जो ऊपर मौजूद है। डाइल्यूट फॉर्म में करेगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो इस्तेमाल होगा वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होगा, और उसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो अगर ये लाइन अगर आप याद रख लें तो इसका मतलब है आपको इक्वेशन याद करना इंतहाई आसान हो जाएगी जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी क्योंकि जिंक जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें हाइड्रोजन से ऊपर मौजूद है, तो क्योंकि ये ऊपर मौजूद है तो सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा, और जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। यानी ऑक्सीडाइज तो ये करेगा लेकिन ऑक्सीडाइज मुख्तलिफ तरीके से करेगा, या हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होगी। यहाँ लिखा हुआ है जी कि सल्फ्यूरिक एसिड
उन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ब्लो है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडाइज मेटल लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लो या ब्लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब ये है जी कि हाइड्रोजन से जो नीचे है जी, डाइल्यूट फॉर्म में तो ये रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट करेगा, और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर जब ये रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट होगी। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो कॉपर आपका मेटल है, उसका रिएक्शन आपने सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया, ये सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था। तो देखिए सल्फ कॉपर तो कॉपर सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हुई है जी, लेकिन हाइड्रोजन लिबरेट नहीं हुई बल्कि उसके बदले सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट हुई है जी। तो ये तब्दीली है जी कि ऑक्सीडाइज तो किया लेकिन मुख्तलिफ तरीके से ऑक्सीडाइज किया, यानी कॉपर को तो इसने ऑक्सीडाइज किया है लेकिन कॉपर की ऑक्सीडेशन के नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड भी लिबरेट हुई है जी। ये तीसरा रिएक्शन है आपके सामने जी, और ये लिखा हुआ है जी कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड उन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर मौजूद हैं और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर करेगा। देखिए ये जो पहले वाला रिएक्शन है और ये जो तीसरे वाला रिएक्शन है, इसको आप फोकस कीजिएगा, ये मसला आपको समझ में आ जाएगा जी। तो जिंक ने जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसके नतीजे में हाइड्रोजन सल्फाइड लिबरेट होगी। तो देखिए डाइल्यूट का और कॉन्सेंट्रेटेड का फर्क अब आपके सामने वाजे हो गया होगा कि डाइल्यूट फॉर्म में जब सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन सल्फाइड लिबरेट हो रही है। और जिंक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन से ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। और देखिए कॉपर जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब कॉपर से रिएक्ट कर रहा है जी तो सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है जी। तो अगर इन गैसेस के जो लिबरेट हो रही है अगर आप उनके नाम याद रख लें जी तो ये इक्वेशंस को याद रखना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। और ये इक्वेशन इम्तिहान में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटीज की और नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटीज की, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटीज हैं। तो इन रिएक्शन का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है जी। सल्फ्यूरिक एसिड नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करता है और नॉन मेटल्स को ये बिल्कुल उसी तरीके से ऑक्सीडाइज करेगा जिस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मौजूद हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स को ऑक्सीडाइज करता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड ही लिबरेट होगी जी। तो देखिए यहाँ पे कार्बन को सल्फ्यूरिक एसिड ने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर किस तरह से ऑक्सीडाइज किया कि कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट किया और सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट हुई। सल्फर क्योंकि मौजूद तो सल्फर को इसने सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में यानी कन्वर्ट किया, यानी सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट हुई। तो नॉन मेटल्स का रिएक्शन अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाएगा ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होंगे। इसी तरह अगर कॉपर का रिएक्शन आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करवा लें तो कॉपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा जी कि जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन पॉसिबल है वो सिर्फ और सिर्फ जिंक का पॉसिबल है या उन मेटल्स का पॉसिबल है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर मौजूद है। वो सारे के सारे मेटल्स या वो सारे के सारे और सारे के सारे नॉन मेटल्स, सारे के सारे वो मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे मौजूद है उनके साथ सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर रिएक्ट करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड को लिबरेट करेगा, और सारे के सारे नॉन मेटल्स के साथ भी ये सल्फर डाइऑक्साइड को लिबरेट करेगा। और वो मेटल्स जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर मौजूद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अगर उनका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होगी। तो ये इंतहाई अहम स्लाइड थी, इसकी आप लिख के भी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका बहुत ख्याल रखिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है जी, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड असल में डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जी, क्योंकि इसकी सलाहियत होती है कि ये वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो वो सब्सटेंस जो वाटर को किसी दूसरी सब्सटेंस से एब्जॉर्ब करती हैं जी, तो ये फिनोमिना डिहाइड्रेशन कहलाता है और वो सब्सटेंस डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाती है। तो ये अब आपको नजर आ रहा है C12H22O11, ये सक्रोज का या शुगर का फॉर्मूला है जी। इसका रिएक्शन हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया और ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट था।
तो इसने तमाम की तमाम वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर क्या किया जी, एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके नतीजे में आपको कार्बन अलहदा हो गई जी। ये दूसरा रिएक्शन है। अगर ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएंगे तो इसके नतीजे में भी वाटर मॉलिक्यूल्स ये सल्फ्यूरिक एसिड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी जी। और अगर ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है जी, तो फॉर्मिक एसिड की अगर आप डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो उसके नतीजे में भी जो वाटर मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एब्जॉर्ब करेगा उसके नतीजे में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी जी। तो ये 3 इक्वेशन है और इम्तिहान में ये बहुत पूछी जाती है, इनका भी आपने बहुत ख्याल रखना है जी। कि सल्फ्यूरिक एसिड जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स को सब्सटेंस में से अपने अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेगा और उसके बाद आपको मुख्तलिफ कंपोनेंट मिलेंगे, जिस तरह से यहाँ पे आपको कार्बन मिल रहा है इन केस ऑफ शुगर, और ऑक्सैलिक एसिड के केस में आपको 2 गैसेस मिल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और फॉर्मिक एसिड के केस में आपको क्या मिल रही है, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है जी। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के कंटेंट्स का फर्क है जी, वरना तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो असल काम है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। एंड हियर इन दीज इक्वेशन सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, लेकिन इस बात का ख्याल रहे जी कि ये सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो असल काम है वो सल्फोनेटिंग एजेंट है जी, और OSO3H ये ग्रुप, ये SO4 ग्रुप, ये SO3H ग्रुप, इसको इंड्यूस करवाने में सल्फ्यूरिक एसिड मदद देता है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्ट एज अ सल्फोनेटिंग एजेंट एंड इट introduce sulfonic acid group in compound on replacement of hydrogen in organic compound। तो यहाँ पे बेंजीन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करके दिखाया गया है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से होता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से होता है, ये तमाम बातें आप जानते हैं, और उसके नतीजे में आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला है जी। तो ये जो रिएक्शन है ये इस बात का सबूत है जी कि सल्फ्यूरिक एसिड ने ये सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इस बेंजीन के रिंग में हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट से इंड्यूस करवाया, इसलिए ये सल्फोनेटिंग एजेंट कहलाता है। तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा और आपने ये देखा जी कि सल्फ्यूरिक एसिड एसिड के तौर पर एक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है, और सल्फोनेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। इम्तिहान में ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, तो इन चारों केमिकल प्रॉपर्टीज जो सल्फ्यूरिक एसिड की आपने पढ़ी इनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं, और ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपके सामने है, और सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल होता है। तो सल्फर ये आपका सेंट्रल एटम है, और डबल बॉन्ड इसका ऑक्सीजन के साथ, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और बाकी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और फिर ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, और वही होती है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जी। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है, यानी ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से जो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड का जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या होती है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर वेरिएशन आता है। यानी इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाई विस्कोसिटी सल्फ्यूरिक एसिड के रखने की वजह भी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर है जी, और वरना तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो ये है जी। अब हम कुछ रीजंस पढ़ने जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में जी, और ये पहला सवाल आपके सामने है जो भी मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज हाई। तो सल्फ्यूरिक एसिड की का बॉइलिंग पॉइंट या विस्कोसिटी हाई क्यों होती है, उसकी वजह यहाँ पे लिखी हुई है जी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है सल्फ्यूरिक एसिड का, ये विस्कोसिटी है सल्फ्यूरिक एसिड की वो हाई है, और उसकी वजह क्या है जी कि सल्फ्यूरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जी, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होने की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके अंदर ज्यादा होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगी और मॉलिक्यूल्स करीब करीब होंगे तो उसकी वजह से सब्सटेंस की विस्कोसिटी भी बढ़ती है, और विस्कोसिटी के साथ बॉइलिंग पॉइंट भी इनहेंस होता है। ये दूसरा सवाल आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रॉयल क्यों कहते हैं जी, तो इसका जवाब अब आपके सामने है जी।
देखिए विट्रॉयल तो सल्फेट के कंपाउंड्स को कहते हैं। मिसाल के तौर पे कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉयल कहलाता है जी। तो क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी आपको SO4 नजर आ रहा है, इसलिए इसको विट्रॉयल कह रहे हैं। लेकिन ऑयल ऑफ विट्रॉयल क्यों कह रहे हैं जी? उसकी वजह यह है जी कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जो अपीयरेंस है वो ऑयली अपीयरेंस है जी, और इसकी विस्कोसिटी भी ऑयल जैसी है जी। तो क्योंकि दिखने में ये तेल जैसा महसूस होता है अपनी हाई विस्कोसिटी की वजह से, और क्योंकि इसका कलर ऑयल से सिमिलर होता है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहते हैं। तो ये दो वजूहात आपके सामने थी। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसका जो अपीयरेंस है वो ऑयली होता है, उसका कलर और उसका अपीयरेंस ऑयली होता है, और उसकी विस्कोसिटी भी ऑयल जैसी होती है। इसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रॉयल कहते हैं। ये तीसरा रीजन आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज किंग ऑफ कंपाउंड्स। तो मैंने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में आपसे कहा था जी कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ कंपाउंड कहते हैं। तो अब आपको इसका जवाब भी पता लग गया जी कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ कंपाउंड क्यों कहते हैं जी। तो जवाब अब आपके सामने है, लिखा हुआ है जी सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ कंपाउंड कहलाता है जी क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड बराह रास्त या बिल वास्ता इस्तेमाल होता है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा जी कि ये एसिड है, तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाएगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जी, तो कहीं अगर आपको वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करने हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान सल्फ्यूरिक एसिड पर ही जाएगा। इसी तरह ये डिटर्जेंट बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स, नाइलॉन्स और मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इसको किंग ऑफ कंपाउंड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करने जा रहे हैं जी, और ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जी। तो कलरलेस, ऑर्डरलेस और विस्कस एंड ऑयली लिक्विड होता है। इम्प्योरिटीज मौजूद हो तो इसका कलर पीला सा होता है जी, और उसी की वजह से ये ऑयली दिखता है जी। नहीं तो ये इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से ये आपको ऑयली दिखता है, वरना तो ये अगर प्योर है, जो प्योर है, फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज है, तो ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, विस्कोस और ऑयली लिक्विड है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हाइग्रोस्कोपिक इन और करोसिव इन नेचर है जी। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये जी वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, इसलिए इसको हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। और क्यों? क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और करोसिव इन नेचर है, इसका मतलब ये है जी कि ये करोजन का बाइस बनता है, कि मेटल पे अगर ये गिरता है जी तो ये मेटल को बहुत जल्दी क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। इसी वजह से आप इसको करोसिव इन नेचर कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड कितनी फॉर्म के अंदर पाया जाता है, तो इसको हम स्टडी करेंगे जी। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये 65% सल्फ्यूरिक एसिड होता है जी। इसकी डेंसिटी 1.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो इसको आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये 98% सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और ये लैब ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, और इसकी डेंसिटी 1.839 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो तीसरे किस्म का सल्फ्यूरिक एसिड, इसको आप कहते हैं जी 100% सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसकी जो डेंसिटी है वो 1.838 ग्राम होती है जी, यानी इट इज फ्री फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी 100% इट इज सैचुरेटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड जी। और जो चौथे किस्म का सल्फ्यूरिक एसिड, इसको आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी इस 100% सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मजीद 20% सल्फर ट्राइऑक्साइड मौजूद है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी 1.929 ग्राम हो गई है जी। और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब यह है जी कि रूम टेम्परेचर पर इसमें से सल्फर ट्राइऑक्साइड के फ्यूम्स निकलते हुए नजर आएंगे, यानी ये वो सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि सुपर सैचुरेटेड इन नेचर है, यानी जितना सल्फर ट्राइऑक्साइड इसके अंदर होनी चाहिए थी उससे 20% ज्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड इसके अंदर मौजूद है। तो ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है जी। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की मुख्तलिफ फॉर्म्स थी जो आपने देखी। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विच इज 65% सल्फ्यूरिक एसिड, यानी वाटर की कंटेंट 35% है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्वांटिटी कम है जी। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच हैज 98
100% सल्फ्यूरिक एसिड, ये लैब ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड है जो सप्लाई किया जाता है, वो यही सल्फ्यूरिक एसिड होता है जी। 100% सल्फ्यूरिक एसिड यानी ये मुकम्मल तौर पर सैचुरेटेड है सल्फर ट्राइऑक्साइड से, एंड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जिसके अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्वांटिटी 20% ज्यादा है जी। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की मुख्तलिफ किस्में आपने स्टडी करी। सल्फ्यूरिक एसिड की यूजेस को पढ़ने जा रहे हैं जी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक और रेयन को बनाने में के लिए इस्तेमाल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है, सल्फोनेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ यूजेस थी, और इन तमाम यूजेस की बहुत सारी यूजेस तो ऐसी हैं जिनकी आपने केमिकल इक्वेशंस भी पढ़ी हैं जी। तो ये आज का टॉपिक था, और आज के टॉपिक में आपने सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग का तरीका सीखा, यानी इंडस्ट्री के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को किस तरह से बनाया जाता है उसको आपने डिटेल के अंदर सीखा, और उसके बाद फिर आपने सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर को स्टडी किया, सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, सल्फ्यूरिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज और सल्फ्यूरिक एसिड की यूजेस को स्टडी किया। इम्तिहान में सवाल किस तरह से आए हुए हैं आइए देखते हैं जी। तो ये पहला सवाल आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है गिव इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ऑयल ऑफ विट्रॉयल बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस विद डायग्राम। तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड को बनाना है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए, फ्लो चार्ट भी देनी है, तो मुकम्मल सवाल का जवाब हमने देना है। तो आपने हेडिंग डाली, उसके बाद फिर आपने इस प्रोसेस के स्टेप लिखे, उसके बाद पहले स्टेप को आपने डिस्कस किया विद इक्वेशंस, उसके बाद फिर आपने दूसरे स्टेप को डिस्कस किया प्यूरिफिकेशन सल्फर डाइऑक्साइड की, तीसरे स्टेप को डिस्कस किया जी, और उसके अंदर फिर आपने कैटलिस्ट का तस्करा किया, टेम्परेचर का तस्करा किया और प्रेशर का तस्करा किया, इसको हाईलाइट करके तस्करा कीजिएगा। उसके बाद फिर आपने इक्वेशन लिखी, और इक्वेशन के ऊपर इन तमाम कंडीशन को मेंशन करना लाजमी है जी। उसके बाद फिर आपने चौथे प्रोसेस यानी एब्जॉर्प्शन का तस्करा किया, और पांचवें प्रोसेस का तस्करा किया है जी, जिसके नतीजे में आपको सल्फ्यूरिक एसिड हासिल हुआ। उसके बाद फिर आपने फ्लो चार्ट को ड्रॉ किया। तो ये सवाल आपका पहला सवाल मुकम्मल हुआ। यहाँ पर ये दूसरा सवाल आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है जी कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग्स। तो इसमें से कुछ इक्वेशंस तो ऐसी हैं जो आज के लेक्चर में आपने पढ़ी, और कुछ इक्वेशन ऐसी हैं जो आपने पिछले किसी लेक्चर के अंदर पढ़ी हैं, और कुछ इक्वेशन ऐसी हैं जो आपने आगे के लेक्चर में पढ़नी है। तो आइए इनको देखते हैं जी। तो ये पहली इक्वेशन है, और ये लिखा हुआ है पोटेशियम क्रोमेट, और पोटेशियम क्रोमेट का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलता है। ये आपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर स्टडी करनी है। जो दूसरी इक्वेशन है वो लिखा हुआ है ग्लूकोज का रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाएगा। तो देखिए ग्लूकोज के बारे में तो आपने नहीं पढ़ा, लेकिन शुगर के बारे में पढ़ा था, लेकिन जो कुछ शुगर के साथ होता है वही कुछ ग्लूकोज के साथ भी होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा, और ग्लूकोज के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेगा। तो ग्लूकोज के अंदर से जब वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे तो सिर्फ कार्बन बचेगा। तीसरी इक्वेशन में लिखा हुआ है कि जिंक का रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाएगा, तो अभी आपने पीछे पढ़ा जी कि जिंक का रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में H2S लिबरेट होगी जी। तो आपने अगर आपको ये बात याद है जी तो आप इक्वेशन को बड़े आराम से लिख सकते हैं। चौथा सवाल है जी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाएगा। ये आपने एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पढ़ा जी। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट को बनाने का एक तरीका था जी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएंगे तो उसके नतीजे में आपको मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा। और ये फिर जो पांचवा रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपने पिछले लेक्चर के अंदर जहां आपने एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन को सीखा था और एल्युमिनियम के बारे में पढ़ा था तो वहां पे पढ़ा था जी। तो उसके नतीजे में एल्युमिनियम सल्फेट मिलेगा और उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट होगी जी। तो ये जो आपकी इक्वेशंस थी इन सवालात की, जो 5 सवाल थे जी, उनकी इक्वेशन आपके सामने है जी। तो इक्वेशंस की आप लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, और इस सवाल के अंदर कुछ रीजंस पूछे गए हैं। तो पहला रीजन है वो लिखा हुआ है जी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड बट नॉट इन वाटर। तो इसका जवाब है टू अवॉइड फॉग फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिखा है टू अवॉइड फॉग फॉर्मेशन, ये काम किया गया। जो दूसरा सवाल है वो लिखा हुआ है द विस्कोसिटी है एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी हाई। इसकी जो वजह है वो है जी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जी। तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ जाते हैं।
तीसरा सवाल लिखा हुआ है जी कि सल्फ्यूरिक एसिड सल्फोनेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है, तो इसकी वजह क्या है जी कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर का काम क्या है जी, किसी और कंपाउंड के अंदर सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को इंड्यूस करना। और ये बात फिर आपने इक्वेशन से भी साबित की जी कि बेंजीन का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि सल्फ्यूरिक एसिड ने बेंजीन के अंदर सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया या इंड्यूस करवाया, तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फोनेटिंग एजेंट कहते हैं। ये चौथा सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है गिव द ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए इम्तिहान में ये सवाल आया हुआ है जी, तो तमाम इक्वेशन आपको याद होगी तो बहुत आराम से आप लिख सकते हैं जी। तो तमाम बातें वही लिखेंगे जी कि सल्फ्यूरिक एसिड उन मेटल्स को जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की जानिब मौजूद होते हैं, जब उनके साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। और सल्फ्यूरिक एसिड अगर उन मेटल के साथ रिएक्ट करता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की जानिब मौजूद होते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर ये करेगा और उसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट होगी जी। अगर वो मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की जानिब मौजूद है, अगर उनका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में हाइड्रोजन सल्फाइड लिबरेट होगी। और अगर नॉन मेटल्स के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर ही रिएक्शन करेंगे और उसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट होगी। तो ये जो 5 इक्वेशंस हैं इनको आपने यहाँ पर लिखा। ये 5वां सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये सवाल तो हम डिस्कस कर चुके। आगे लिखा हुआ है राइट द कंडीशन फॉर गेटिंग अ गुड यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो वो कंडीशन लिखिए, यानी ली-चार्टर प्रिंसिपल को अप्लाई करके यहाँ पे देखना पड़ेगा ताकि आप सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड को एनहांस कर सकें। फ्लो चार्ट डायग्राम बनाने को भी कहा है जी, ये भी हम पीछे बना चुके हैं जी। इस सवाल का जवाब देखते हैं जी। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो हम पीछे डिस्कस कर चुके, फ्लो चार्ट भी बना चुके। दूसरे पार्ट को देखते हैं जी। तो हमने लिखा जी कंडीशन फॉर गेटिंग गुड यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड को बढ़ाने के लिए आपने ली-चार्टर प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली बात तो आपने ये लिखी जी कि रिएक्शन रिवर्सिबल है और सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड को बढ़ाने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को रखने के लिए आपने एक तो कैटलिस्ट को इस्तेमाल किया है और दूसरा काम क्या किया है जी कि ऑक्सीजन की एक्सेसिव अमाउंट में ऑक्सीजन होनी चाहिए जी। दूसरी जो चीज है जी कि इसकी थर्मोकेमिस्ट्री को देखें जी तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर है, इसलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्वांटिटी को इनहेंस रखने के लिए आपने इसे लो टेम्परेचर पे करवाना पड़ेगा। और क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है डिक्रीज इन वॉल्यूम के साथ, तो आपने अगर रिएक्शन को हाई प्रेशर पे करवाएंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो मैक्सिमाइज रहेगी। और ये अब असल कंडीशंस हैं जिसको ऑप्टिमम कंडीशंस कहते हैं। टेम्परेचर 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है जो इंडस्ट्री के अंदर लो टेम्परेचर ही कंसिडर होता है। प्रेशर जो हमने रखा है वो 1.5 से 1.7 एटमॉस्फेयर रखा है। 1 के मुकाबले में यानी नॉर्मल या सी लेवल पे जो प्रेशर होता है उसके मुकाबले में ये फिर ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो 1.5 से 1.7 एटमॉस्फेयर रखा जाता है और कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटॉक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। ये इक्वेशन है जी और इक्वेशन के अंदर आपने ऑप्टिमम कंडीशन को लिख के दिखाया। तो आज के लेक्चर के अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ा और सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए बनाने का तरीका सीखा। उसके बाद फिर आपने सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखा और आखिर में आपने सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस को पढ़ा। इंशाअल्लाह ताला जो हमारा अगला लेक्चर है जो चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5 है, उसके अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड को बनाने का तरीका सीखेंगे ऑसवर्ल्ड प्रोसेस से और उसके बाद फिर नाइट्रिक एसिड की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, यानी बिल्कुल इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, स्ट्रक्चर को और यूजेस को हम स्टडी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपसे अब अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।